Ancestor's ice coffin? Senior already told me about this. Uh, this isn't your ancestor. Take a closer look. See who it really is. That's. Linger? No, no. Give her back to me! Boss, Snakey, what's going on? Why is there such a big commotion? Shh, just watch. Retreat. Just look at yourself. And you claim you're not a simp? You're even simping over a corpse. Some habits never change, just like a dog that can't stop eating shit. It feels weird to hear this line from a dog. It's supposed to be a recap, right? You are watching Slime Recap. पिछले एपिसोड में माहौल तब टेंस हो गया जब डॉगी ने अपने स्टोरेज रिंग में हाथ डाला और एक आइस कॉफिन बाहर निकाला। उसकी ठंडी प्रेजेंस ने पूरे सीन में एक अजीब सी सिहरन फैला दी थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सिम्प की नजर उस कॉफिन के अंदर पड़ी, एक बिल्कुल मोशनलेस लड़की की डेड बॉडी जो बर्फ में पूरी तरह फ्रीज थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा ऑप्शियस से बिगड़ गया और वो बिना सोचे समझे पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उस तरफ भागा। वो मेरी है, सिर्फ मेरी, किसी और की नहीं। उसकी सडन चीख और हरकत से हस्की भी डर गया, जो अभी अभी भागता हुआ वहां पहुंचा था और हाँफ रहा था। कंफ्यूजन और डर के बीच वो इधर उधर देखता हुआ स्नेकी से पूछ बैठा, भाई ये क्या चल रहा है? ये सिम्प तो किसी हिट में पड़े कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन स्नेकी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आर्म्स क्रॉस किए और हस्की को एक कड़क नजर से चुप करा दिया। उसकी निगाह अब भी उसी डिस्टर्बिंग सीन पर जमी हुई थी। धीरे से बस इतना बोला, बस देखते रहो। थोड़ी दूरी पर डॉगी खड़ा था, बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट। उसके चेहरे पर एक ईवल सी मुस्कान थी, इतनी वाइल्ड कि अगर कोई उस मोमेंट को फेसबुक पर पोस्ट करता तो वायरल हो जाता। अचानक उसने अपना पाँव हिलाया और एक स्पिरिचुअल लाइट की पल्स हवा में फैल गई। एक ही मूव में उसने उस लड़की की बॉडी को हवा से पकड़ लिया, इससे पहले कि सिम्प वहां पहुंच पाता। बेचारा सिम्प कुछ इंच से चूक गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा, जैसे किसी बच्चे से उसका सबसे प्यारा खिलौना छीन लिया गया हो। डॉगी की डार्क हंसी गूंज उठी। उसने सिम्प की तरफ देखा और खुलेआम उसे मॉक करते हुए कहा, तू तो कहता था तू सिम नहीं है, लेकिन देख खुद को, एक लाश के लिए रो रहा है। और फिर बिना किसी दया के उसने सिम्प की पीछे पर जोरदार किक मारी, जिससे वो जमीन पर लुढ़कता चला गया। अभी भी जमीन पर पड़े हुए सिम्प ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, जैसे किसी बेरहम भगवान से भीख मांग रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी और वो बस यही रो रोकर बोल रहा था कि उसे बस एक बार छूने दो, सिर्फ उस लड़की के कपड़े को छूने दो, एक टुकड़ा ही सही, कुछ भी। स्नेकी को ये सब घिनौना लग रहा था, पूरा सीन कुछ ज्यादा ही गलत लग रहा था। लेकिन सिम्प अब बहुत आगे जा चुका था, उसका दिमाग पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उसकी आवाज और जोर से गूंजने लगी और उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि वो कितना पैथेटिक लग रहा है। उसने तो बस वो कपड़े का टुकड़ा चाहिए था। डॉगी ने अपनी पॉ जोर से उसकी फेस पर मारी, जिससे उसका चेहरा मिट्टी में दब गया। स्नेकी ये पूरा मैडनेस देखते हुए अंदर ही अंदर सोचने लगा, कभी यही सिम्प कहता था कि अब कभी सिम्प नहीं बनेगा, और आज देखो पूरी डिग्निटी खो चुका है। ये सब देखना स्नेकी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। उसने खुद से कहा, मुझे इस शर्मनाक सीन से कुछ तो सीख लेनी चाहिए। पास ही मिल्की खड़ी थी, थोड़ी कंफ्यूज्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्नेकी अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है। तभी डॉगी की आवाज फिर गूंजी, काम लेकिन फर्म। उसने कहा, यह बंदा होपलेस है, पोटेंशियल्स के साथ पैदा हुआ था, लेकिन देखो क्या बन गया। फिर पहली बार उसने सिम को उसके नाम से पुकारा, जाओ हो। उसने उसे याद दिलाया कि उसके स्पिरिचुअल रूट्स अच्छे थे और वो काफी पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच सकता था अगर कल्टीवेशन पर फोकस करता। पूरा टैलेंट वेस्ट, डॉगी ने बड़बड़ाते हुए कहा। जमीन पर कांपते हुए सिम्प ने टूटी आवाज में पूछा, अब मैं क्या करूं? डॉगी ने लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गया जैसे कोई डीप बात करने वाला हो। उसने सिम्प को समझाया कि सब कुछ उसकी गलती नहीं है। पर्पल क्लाउड टेक्निक जिसे वो यूज कर रहा था वो खुद ही खतरनाक और ट्रिकी थी। डॉगी के मुताबिक उस टेक्निक ने शायद सिम्प के अंदर एक लव ग्यू डाल दिया, एक तरह का ऑब्सेशन पैरासाइट। जो फीलिंग सिम्प के अंदर थी वो असली प्यार नहीं था, वो पागलपन था। लेकिन अभी भी होप बाकी है, अगर वो अपनी विल पावर से उस इन्फ्लुएंस को तोड़ दे तो शायद वो इस पागलपन से निकल सके। स्नेकी और पास आया, उसकी आंखों में क्यूरोसिटी थी। उसने पूछा, परफेक्ट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से तेरा मतलब क्या है? वो पूरी डिटेल जानना चाहता था और पहली बार डॉगी मुस्कुराया। उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है अपने शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी को इस हद तक कंप्रेस करना कि वो एक सॉलिड कोर बन जाए जो एनर्जी को कंटिन्यूअसली फ्लो करने दे। तबाकी लोग भी ध्यान से सुन रहे थे। ये बातें उन्हें पहले भी सुनाई गई थी, लेकिन अब वो कुछ नया सुनने की उम्मीद कर रहे थे।
हस्की ने थोड़े डाउट से सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि उसे ये सब ध्यान से सुनना भी चाहिए या नहीं। अंदर से उसे पता था कि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए चाहिए। डॉगी को भी ये समझ आ गया और उसने स्मर्क करते हुए कहा, चल तू फायरवुड जला और कुछ मीट पकाने लग, मुझे भूख लगी है। हस्की बिना कुछ बोले उठा और अपने आप में बड़बड़ाता हुआ चला गया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तो मेरे जैसे के लिए ड्रीम ही रहेगा। मिल्की ने चुपचाप उसे देखा, फिर स्नेकी से कहा, बाद में समझा देना, और फायर में हेल्प करने के लिए चली गई। स्नेकी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। हस्की ने आग जलाई और स्ट्यू को स्टीर करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर से वो टूट रहा था। उसके जैसे इंसान के लिए नॉर्मल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट भी इम्पॉसिबल जैसा था। परफेक्ट की तो बात ही छोड़ दो, उसने स्ट्यू की खुशबू की तारीफ करते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज फिसल गई और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिल्की ने ये देखा और चुपचाप एक पत्ते से उसके आंसू पोंछ दिए। डॉगी को भले ही हस्की की अंदरूनी लड़ाई का एहसास था, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। जब स्नैकी ने उससे पूछा कि वो किस सोच में डूबा हुआ है, तो डॉगी ने समझाना शुरू किया। उसने कहा कि सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स एक जैसे नहीं होते। उनकी ताकत और संभावनाओं में गहरा अंतर होता है। असली फर्क उनकी ट्रू एनर्जी की नेचर में होता है। उसने अपना पंजा उठाया और एक चमकदार सफेद औरा समन की, फिर बताया कि ये है स्थिर लेकिन औसत किस्म के। ज्यादातर कल्टीवेटर्स के पास फाउंडेशन लेवल पर यही एनर्जी होती है, लेकिन कुछ बेहद दुर्लभ लोग होते हैं जिनका ट्रू की हल्के नीले रंग में झलकता है। डॉगी के अनुसार ये होते हैं चुने हुए लोग, जिन्हें मिलती है बेहद शक्तिशाली स्पिरिचुअल रूट्स, खास टेक्निक्स और अटूट संकल्प। ऐसे लोग ही परफेक्ट फाउंडेशन बना पाने में सक्षम होते हैं। सिम का जबड़ा खुला रह गया इस सच को सुनकर। उसने थोड़े हक्के बक्के अंदाज में पूछा, क्या ऐसा कोई कल्टीवेटर अपने ही रेल्म के 10 आम कल्टीवेटर्स को अकेले हरा सकता है? डॉगी ने बिना झिझक सिर हिलाया। उसने कहा कि हाँ, ऐसा कल्टीवेटर उन 10 को आसानी से चट्टी कर सकता है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही बात नहीं थी। स्नैकी, जो हमेशा ज्ञान का भूखा रहता था, और नजदीक झुक गया और पूछा, क्या इससे भी ऊपर के लेवल्स होते हैं? डॉगी ने तुरंत हामी भरी। उसने बताया कि उसके बाद आता है डार्क ब्लू काई, फिर पर्पल काई। जितना गहरा रंग उतनी ही खतरनाक कल्टीवेशन। लेकिन ऐसे एनर्जीज बेहद रेयर होते हैं। ज्यादातर टेक्निक्स इस तरह के एडवांसमेंट की इजाजत ही नहीं देती और यूजर्स को बीच रास्ते में रोक देती हैं। फिर डॉगी ने एक डरावना सच स्वीकारा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ बताया कि हेवनली डेविल टेक्निक उन चंद टेक्निक्स में से एक है जो ऐसे परफेक्शन तक पहुंचा सकती है। इसकी कैपेबिलिटीज डरावनी है। वो खुद सोच में पड़ गया, आखिर किस तरह का राक्षस होगा जिसने इतनी खतरनाक विधि बनाई होगी। नैकी ने चुपचाप सिम्प की ओर देखा, मानो इशारा कर रहा हो कि वो याद करे स्नोई की वो गोलियां, और सोचे कि शायद अतीत में ऐसा कौन हो सकता था जिसने ये डरावनी टेक्निक इस्तेमाल की हो। लेकिन तभी जब डॉगी अपनी शक्ति पर इतराते हुए बोल रहा था, सिम्प ने हंसी उड़ाते हुए उस टेक्निक को एक झटके में नकार दिया। उसके मुताबिक कोई भी टेक्निक जिसका नाम हेवनली डेविल हो जरूर शैतानी होगी, और जिसने उसे बनाया होगा वो कोई नफरत से भरा घटिया इंसान रहा होगा। एक पल में ही माहौल ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने हवा में तलवार लटका दी हो। स्नैकी, मिल्की और हस्की बिना कुछ कहे खुद को पीछे खींच लिया और पास के पेड़ के पीछे छुप गए। सिम्प ने हैरानी से पलकें झपकाईं। उसे वाकई नहीं समझ आया कि उसने ऐसा क्या गलत कह दिया। स्नैकी अब लाइन ऑफ फायर से बाहर हाथ जोड़कर मजाकिया अंदाज में प्रार्थना करते हुए बुदबुदाया, सब ठीक है, सब एकदम ठीक है। डॉगी का चेहरा एकदम राक्षसी बन चुका था। बिना एक शब्द बोले उसने वार किया। सिम्प करा उठा और वहीं गिर पड़ा। स्नैकी ने धीमी आवाज में सिसकारते हुए एक तरह की चुप्पी में उसकी मौत की कल्पना करते हुए कहा, डॉगी जब काटता है तो कभी छोड़ता नहीं। उसी समय जंगल के एक दूसरे कोने में वही बंदरों का राजा श्रीक एक विशाल सुनहरे बास के सामने खड़ा था। उसने उस शाही पक्षी को जानकारी दी कि 2 राक्षसी सांप रोज कुछ गोलियां जमा कर रहे थे और अजीब सा धुआं छोड़ रहे थे। जाहिर था कि वो कुछ छिपा रहे थे, शायद कुछ कीमती। वो बास, जो खुद भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म का कल्टीवेटर था, ये सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने श्रीक को रिपोर्ट देने के लिए धन्यवाद कहा, जिसे सुनकर श्रीक ने एक चालाक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मानो वो वाकई कोई मददगार दूत हो। वापस घाटी में अब सिम्प का संघर्ष एक नए रूप में बदल चुका था। अब वो कोई जुनूनी आशिक नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से स्पिरिचुअल सीलिंग टेप में जकड़ा हुआ पड़ा था। सिर से पैर तक मिल्की ने ही उसे इतनी ठंडेपन से बांधा था। उसने उसे साफ कहा कि अब मर्द बन और बर्दाश्त कर। वहीं दूसरी तरफ डॉगी ने पूरे कैंप के चारों ओर एक स्टेल्थ रे खींच दिया, जिससे अब एक फाउंडेशन लेवल कल्टीवेटर भी उनकी मौजूदगी नहीं पकड़ सकता था। स्नैकी ने राहत की सांस ली। इसके बाद डॉगी ने एक जेट स्टोन निकाली और समझाया कि ये 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ताकतवर कल्टीवेटर की मौजूदगी को महसूस कर सकती है। अगर वो लाल हो जाए तो मतलब खतरा पास है, और जितना गहरा लाल उतनी बड़ी मुसीबत। लेकिन ये सिर्फ इंसानों को पहचानती है। स्नैकी ने पूछा, डॉगी क्यों ऐसे बात कर रहा है?
जैसे अपनी वसीयत सुना रहा हो। डॉगी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, क्योंकि वो सच में वसीयत दे रहा है। उसने खुलासा किया कि उसने माउंट वू के अंदर एक यिन रिच केव खोज निकाली है और अब वो वहां लंबी मेडिटेशन के लिए जा रहा है। स्नैकी ने पूछा, कितने समय के लिए? डॉगी ने अंदाजा लगाया, 5 साल तक, लेकिन एक कल्टीवेटर के लिए ये समय कुछ भी नहीं होता। स्नैकी ने कहा कि वो भी थोड़े समय के लिए सक्ल्यूजन में जाएगा। डॉगी ने उसे एक तालिस्मन सौंपा और कहा, इसे बस तभी इस्तेमाल करना जब जिंदगी मौत की नौबत आ जाए। उसने स्नैकी से वादा करवाया। शाम का सूरज आसमान को सुनहरे नारंगी रंग में रंग रहा था। डॉगी ट्रेल के किनारे खड़ा पहाड़ों में गुम हो जाने के लिए तैयार था। बिना पीछे देखे उसने आखिरी अलविदा कहा। उम्मीद की कि जब अगली बार वो मिले तब तक स्नैकी भी एक फाउंडेशन लेवल महान राक्षस बन चुका हो। स्नैकी का गला भर आया, उसने भी यही उम्मीद की, लेकिन तभी उसने चिल्लाकर उसे रोक लिया। दौड़ता हुआ पहुंचा और डॉगी के पंजे में मुट्ठी भर स्पिरिचुअल स्टोन्स थमा दिए। डॉगी ने चौंक कर देखा और उसे टोका, तू छुपकर खजाना जमा कर रहा था? स्नैकी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अब तो दे ही रहा हूं, है ना? अब भी तेरा मजाक बंद नहीं होता। सूरज नीचे जा रहा था, आसमान को खून जैसा लाल रंग दे रहा था। धीरे धीरे डॉगी का शरीर पहाड़ी रास्ते में खोता चला गया। स्नैकी ट्रेल के किनारे चुपचाप खड़ा रहा, तब तक देखता रहा जब तक वो पूरी तरह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। फिर हवा में बहे एक धीमे स्वर में उसने अपना अंतिम अलविदा कहा, अलविदा भाई।